जैसे कि हम जानते हैं कि हम बहुत सारे प्रोसीजर्स हॉस्पिटल में करते हैं, पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं और उससे वेस्ट जनरेट होती है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, छोटे बड़े प्रोसीजर्स करते हैं, यूरिन टेस्टिंग करते हैं, ब्लड टेस्टिंग करते हैं। तो हमारा जो सिरिंज, निडल, कॉटन स्वैब, जो वेस्ट मटेरियल है उसका हम क्या करते हैं? बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग उसको जो जगह बनाई होती है या जो पॉलिथीन्स दिए गए होते हैं उसमें नहीं फेंकते हैं, जो बैग्स होते हैं या बिन्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनको कॉमन वेस्ट के साथ या कूड़े के साथ डाल देते हैं। या अगर जब हम कम्युनिटी में काम करते हैं तो वेस्ट कहाँ डालें, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है हमारे वर्कर्स के आगे। इसीलिए हमने इस सेशन में आपके लिए इसमें आपको जानकारी देंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में। इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर विजय राय, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, राव तुलाराम हॉस्पिटल, जाफरपुर, दिल्ली से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। साथ में डॉक्टर उर्वशी, स्पेशलिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मैडम भी राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल, जाफरपुर, दिल्ली से हमारे साथ यहाँ पर हैं, जो हमारे को इस विषय के बारे में डिटेल में बताएंगी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप दोनों का यहाँ स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को इवन जो हमारी सरकार है उसने भी बहुत सारे नियम बनाए हैं, रूल्स बने हैं जो हर हॉस्पिटल, हर इंस्टीट्यूशन को फॉलो करने होते हैं। आप जिस इंस्टीट्यूशन में भी जाएंगे अपने ट्रेनिंग के लिए, वहां पर जाकर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जो इंचार्ज होते हैं उनसे बातचीत जरूर करिए, उनसे जानिए कि हॉस्पिटल में कैसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की मैनेज किया जाता है। सबसे पहले मैं डॉक्टर विजय राय से जानना चाहूंगी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानना क्यों जरूरी है एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या किसी भी हेल्थ वर्कर के लिए? नीरजा जी, मैं कहूंगा कि बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति देश का नहीं है जिसे नहीं जानना चाहिए। जी, मैं शुरू नीचे से करता हूँ। जी हाँ। फैमिली से शुरू करता हूँ कि परिवार में अगर कोई भी एक व्यक्ति बीमार है तो कोई भी परिवार का व्यक्ति या मरीज नहीं चाहेगा कि वो बीमारी किसी और को लगे, और इसके लिए जो भी उपचार में निकली हुई जो वेस्ट है उसे अगर सही तरह से मैनेज ना किया जाए तो बीमारी फैल सकती है। तो सबसे पहले तो परिवार के अंदर जो बेसिक यूनिट है सोसाइटी की, उसके लिए सभी लोगों का जानना जरूरी है। सफाई हर घर में रखी जाती है, कूड़ा हम हमेशा अपने घर का निकाल के बाहर फेंकते हैं, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट जैसा अभी थोड़ी देर में डॉक्टर उर्वशी आपको बताएंगी कि इसके बारे में क्यों ये इम्पोर्टेंट है और कैसे बीमारी फैला सकती है। तो पहली चीज परिवार के लेवल पे जानना जरूरी है। उसके बाद कम्युनिटी लेवल पर जानना जरूरी है कि अगर सारी की सारी फैमिलीज अपना अपना कूड़ा अगर सही तरह से ना फेंके, या जो इन्फेक्शियस वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, अगर उसे ऑर्डिनरी वेस्ट से मिलने दें तो ये बीमारी का स्रोत बन सकती है, कम्युनिटी के अंदर बीमारियां फैला सकती है। तीसरी चीज कि हॉस्पिटल या हेल्थ डिलीवरी इंस्टीट्यूशंस में आइए, जहां की बीमार लोग जाते हैं और जहां बायोमेडिकल वेस्ट काफी बड़ी मात्रा में पैदा होती है, डिस्पेंसरीज हैं, लैब हैं, अस्पताल हैं, उनके लिए जाना जरूरी है। उसके और ऊपर उठिए तो जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी है, जो कि अपने अपने म्यूनिसिपल एक्ट के अंदर उसके बाद पावर होती है कूड़े को कलेक्ट करने की, कूड़े को डिस्पोज ऑफ करने की, उनके लिए जाना जरूरी है। और उससे ऊपर उठे तो स्टेट गवर्नमेंट और उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट। थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा बताने में कि बायोमेडिकल वेस्ट जो फोकस में आई ये 1995 के करीब की बात है, आज से करीबन 17 साल पहले ये शुरू हुई। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो भूमिका अदा करी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अदा करी। एक बहुत फेमस केस था, BL वढेरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की थी वढेरा साहब ने, और उन्होंने ये समस्या जताई थी कि भलसवा के पास जहाँ यमुना बहती है,
जहाँ डंपिंग ग्राउंड है वहाँ से अगर बारिश का पानी आएगा तो यमुना का पानी खराब करेगा। बात शुरू वहाँ से हुई थी। उसके बाद जब आया कि डंपिंग ग्राउंड में कहाँ कहाँ का कचरा आ रहा है तो पता चला अस्पतालों का भी कचरा वहीं आ रहा है। ये इस बैकग्राउंड के साथ ये कानून बना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लंबी हियरिंग करी इसमें, और ये चांस की बात है कि मैं उस समय स्टेट गवर्नमेंट में मेडिकल सुपरडेंट नर्सिंग होम्स हुआ करता था, तो और उस समय का मैं चश्मदीद गवाह हूँ ये कानून कैसे बना। उस टाइम पर मैंने कई नर्सिंग होम्स की इंस्पेक्शन करी और पाया कि जो नियम जैसे होने चाहिए थे बिल्कुल भी लागू नहीं हो रहे थे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको ध्यान नहीं देती थी। तो अब जब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स बन चुके हैं 98 के अंदर, जिसके बारे में डॉक्टर उर्वशी टच करेंगी, तो मैं खाली ये मैसेज ये देना चाहूँगा कि बायोमेडिकल वेस्ट एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कि स्कूलों के बच्चों से लेकर के और किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर तक उसके बारे में उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये अति आवश्यक विषय है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इससे पहले कि मैं डॉक्टर उर्वशी से पूछूं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, जैसे कि आपने बताया अभी कि इससे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं लोगों को और वर्कर्स को, क्या आप थोड़ा सा 1 मिनट में बता सकते हैं कि हेल्थ वर्कर को या पब्लिक को क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है वेस्ट से? देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट सबसे पहले इन्फेक्शंस आती हैं उनके अंदर, और इन्फेक्शन जो है आप जानती हैं कि फैल सकती हैं, और कुछ इन्फेक्शंस विशेषतः जिसमें कि ह्यूमन जो एड्स वायरस है जिसको HIV एड्स के नाम से जाना जाता है, या हेपेटाइटिस B वायरस, एक ऐसा जॉन्डिस जो आपको मालूम है लिवर को परमानेंटली डैमेज कर देता है और लिवर कैंसर के अंदर उसका काफ़ी बड़ा योगदान है। ये 2-3 बीमारियां ऐसी हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट से जुड़ी हुई हैं। अगर इन्हें कंट्रोल कर लिया जाए, बायोमेडिकल वेस्ट को ठीक से मैनेज किया जाए, तो इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर उर्वशी से कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है और ये ऑर्डिनरी वेस्ट से कैसे डिफरेंट होता है। डॉक्टर उर्वशी इस पे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे या? बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट होता है जब हॉस्पिटल, लैब, आपके रिसर्च सेंटर्स और जहाँ पे इंजेक्शंस, इम्यूनाइजेशन जहाँ होती है वहाँ पे ये जनरेट होता है। इसका डेफिनेशन है बायोमेडिकल वेस्ट इज एनी वेस्ट जनरेटेड इन डायग्नोजिंग, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स इन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम और रिसर्च और इन प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। सो कहाँ ये जनरेट हो रहा है? हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में, इम्यूनाइजेशन सेंटर पे, आपके जहाँ पे लैब्स हैं, प्राइवेट लैब्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पे ये बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। ये वेस्ट है जो हार्मफुल है, इसको नॉर्मल ऑर्डिनरी वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। जो ऑर्डिनरी वेस्ट है जैसे हमारे घर में निकलता है वो कूड़ा, जो सब्जी और पॉलीथिन्स, और वो नॉर्मल ऑर्डिनरी वेस्ट है। पर जो हमारा रिसर्च और बायोमेडिकल वेस्ट है वो इन्फेक्शियस है, उसको हमें ठीक से ट्रीट करना चाहिए डिस्कार्ड करने से पहले। तो उस वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। जो ऑर्डिनरी वेस्ट जो घरों से निकलती है, जिसमें सबसे बड़ा मुख्य पार्ट होता है ऑर्डिनरी किचन वेस्ट का, रसोई से निकलता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट भी कहलाती है और ये अपने आप में नुकसानदेह नहीं होती। लेकिन कल्पना कीजिए कि इसमें मैं एक विषाणु को इसमें ऐड कर दूं, तो वो विषाणु के लिए ये जो वेस्ट है ये कल्चर का काम करेगा। यानी कि अगर मैं दोनों वेस्ट को अलाउ करूं मिक्स होने के लिए, तो जितनी भी किचन वेस्ट है सारी की सारी एक विषाणु के जरिए हार्मफुल वेस्ट बन सकती है। तो मैं ये एम्फसाइज करना चाहूंगा कि मान लीजिए कि एक अगर वेस्ट सपोज करिए कि मुश्किल से 10 ग्राम निकली, और उस 10 ग्राम वेस्ट को अगर मैंने 10 किलो वेस्ट के साथ मिक्स होने दिया, तो 10 किलो के 10 किलो वेस्ट आपकी हैजार्डस वेस्ट बन जाएगी, इन्फेक्शियस वेस्ट बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंस सबको जाननी जरूरी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर उर्वशी, जैसे कि अभी आपने बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, अब हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा और डिटेल में कि ये कैसे और कहां पर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होती है, और क्या ये हाउसहोल्ड, ऑर्डिनरी हाउसहोल्ड में भी जनरेट होती है बायोमेडिकल वेस्ट?
जैसे कि ये डायबिटिक केयर में क्या क्या बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो सकता है। आप देख सकते हैं यूरिन कंटेनर है जिसमें आपने पेशेंट का यूरिन सैंपल लिया है, वो इन्फेक्शियस है, उसमें कुछ और बैक्टीरिया भी हो सकता है। फिर आपका वैक्यूटेनर है जिसमें आपने ब्लड सैंपल लिया है, ब्लड जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी, HIV वायरस, ये भी इन्फेक्शियस है। तो ये भी बायोमेडिकल वेस्ट, जब टेस्टिंग करने के बाद जब आप पेशेंट का ब्लड टेस्ट कर लिया, पेशेंट का यूरिन टेस्ट कर लिया, तो ये बायोमेडिकल वेस्ट बन गया, इसको बाद में आपको फेंकना है। फिर जैसे आपने डायबिटिक फुट में ड्रेसिंग करी तो गॉज पीस है जो ब्लड के साथ सोक हो जाता है, तो उसको आप बाद में क्या करेंगे, उसको वो भी बायोमेडिकल वेस्ट है। फिर सिरिंज जैसे आप देख सकते हैं, इंसुलिन सिरिंज जो आप डायबिटिक में पेशेंट को लगाएंगे, इंसुलिन सिरिंज। फिर आप टेस्टिंग करते हैं, ब्लड शुगर को देखते हैं, तो उस पेशेंट के ऊपर आपने ब्लड एक प्रिक दिया है तो उसको आप कॉटन देंगे कि वो उसका ब्लड रुक जाए, तो वो भी कॉटन एक ये बायोमेडिकल वेस्ट। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये बायोमेडिकल वेस्ट है। जब आपने इनको टेस्टिंग कर लिया उसके बाद इनको फेंकना है, तो उनको कैसे फेंकना है, इसको ऑर्डिनरी वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करना है। जो ऑर्डिनरी वेस्ट है जो हमारे घर में निकलता है और हॉस्पिटल में भी ऑर्डिनरी वेस्ट निकलता है, कागज है, डस्टबिन में हम नॉर्मल कागज फेंकते हैं, फ्रूटी जैसे ब्लड खाने का भी होता है, वो सारा नॉर्मल ब्लैक बैग में आपका ऑर्डिनरी वेस्ट आ रहा है। पर ये जो वेस्ट है ये इन्फेक्शियस है, इसको और ऑर्डिनरी वेस्ट को मिक्स नहीं करना चाहिए। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है सिर्फ हॉस्पिटल में ही होता है। जैसे कि डॉक्टर उर्वशी ने बताया कि इवन घर में भी, जब हम घर में पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो ये घर में भी बायोमेडिकल वेस्ट जो है हमारे होता है, और उसकी केयर करना, उसको मैनेज करना आपको पेशेंट को सिखाना बहुत ही जरूरी है। अब डॉक्टर राय से हम पूछना चाहेंगे कि जैसे बायोमेडिकल वेस्ट, आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अगर प्रॉपर्ली हम मैनेज नहीं करते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों को रिस्क होता है। और वो कौन कौन लोग हैं? सिर्फ हेल्थ वर्कर है या फैमिली मेंबर्स भी हैं, कम्युनिटी वर्कर भी है, या सिर्फ पेशेंट ही इसमें रिस्क होता है, या पेशेंट से या किसी और चीज से भी पेशेंट को रिस्क हो सकता है इसमें? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। अगर बायोमेडिकल वेस्ट को ठीक से मैनेज ना किया जाए तो पहली चीज कि अस्पताल का उदाहरण ले लीजिए कि एक मरीज आया किसी बीमारी से और साथ में दूसरी बीमारी लेके चला गया। मरीज के साथ उनके अटेंडेंट्स होते हैं, उनको ऊपर भी रिस्क रहता है अगर हम वेस्ट को ठीक से मैनेज ना करें। इसके अलावा बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स हैं, स्वीपर्स हैं जो कूड़ा उठाते हैं, अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं जो अस्पतालों में काम करते हैं, उनके ऊपर रिस्क रहता है। जो प्रोफेशनल्स हैं, नर्सेज हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, अगर वेस्ट ठीक से मैनेज ना की जाए तो उनका भी रिस्क, इवन तो वो प्रिकॉशन लेने के लिए ट्रेंड है, प्रिकॉशन लेते हैं, डॉक्टर उर्वशी बताएंगे कि कैसे कैसे प्रिकॉशन ली जाती है, लेकिन अगर मेडिकल वेस्ट ठीक से मैनेज नहीं हो रही है तो उनका रिस्क बीमारी बढ़ाने का बढ़ जाता है। इसके अलावा जब वेस्ट को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, वेस्ट जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और कूड़ेदान तक जाता है, अगर वहां पर हमने प्रॉपर वेस्ट को ठीक से मैनेज नहीं किया तो बहुत सारे लोग को आपने देखा हो, गरीब लोग कचरा बीनने वाले आ जाते हैं, उनको बीमारी लगने का डर रहता है, उनके जरिए बीमारी, अगर वो बीमार हो जाते हैं वो बीमारी को कम्युनिटी में फैलाने का डर रहता है। कहने का मतलब कि इन्फेक्शंस या ऐसी बीमारियां जो छूत की बीमारियां जो एक से दूसरे को फैलती हैं, उन्हें रोकने के लिए एट सोर्स रोकना बड़ा जरूरी है। कोई भी आदमी, मैं समझता हूँ, इम्यून नहीं है। कोई भी आदमी अगर सोचे कि मैं क्योंकि एक फला कॉलोनी में रहता हूँ और मैं बहुत अच्छे घर में रहता हूँ इसलिए मुझे खतरा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वेस्ट मैनेजमेंट आपके शहर में ठीक से नहीं हो रही है, वो बीमारी कहीं ना कहीं आपके पास पहुंच सकती है। यानी कि सोर्सेज बहुत सारे हैं जी, हॉस्पिटल से लेके एक आम कम्युनिटी तक भी इसका सोर्स कहीं से भी आ सकता है। इसीलिए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का ये रोल बहुत जरूरी है कि वो इसके इम्पोर्टेंस को समझे, इवन अपनी कम्युनिटी में बताए और अपने खुद भी लागू करें, और अपने वर्कर्स जो उनके साथ काम करते हैं अगर वो नहीं करते हैं तो उनको भी इसकी अहमियत समझाए। जैसे कि डॉक्टर राय ने बताया कि गवर्नमेंट ने 1995 में केस सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था, उसके बाद 1998 में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अब मैं डॉक्टर उर्वशी और डॉक्टर राय से गुजारिश करूंगी कि आप दोनों प्लीज आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है
ये क्या है, किसने बनाए थे और इसको कैसे लागू किया जाता है? इसमें मैं थोड़ी सी चर्चा मैंने शुरू की थी कि किस प्रकार से 1995 में जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले म्यूनिसिपैलिटीज़ को नोटिस जारी किया। म्यूनिसिपैलिटीज़ ने बातचीत और जरह के दौरान ये माना कि वो सारे के सारे वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे अस्पताल जो है वो अपना कचरा म्यूनिसिपैलिटी के ढलाव में डाल देते हैं। तो वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट पहली बार इन्वॉल्व हुई, नहीं तो उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं थी। और जब स्टेट मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट की बात आई तो ये हुआ कि अस्पतालों को अपना कचरा कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। तो ये बात आई कि विश्व में ये काम कैसे किया जाता है, स्टैंडर्ड्स बने और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को, डीपीसीसी को इसके लिए, और एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुआ करता था सीपीसीबी, उसको नोडल एजेंसी बनाया गया कि आप लोग इसके बारे में काम कीजिए। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये रूल ड्राफ्ट हुए। 1998 में इनके प्रोमलगेट कर दिया गया। आज की डेट में ये रूल्स पूरे के पूरे इंडिया में ये लागू हैं। हर शहर, हर जगह ये इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसलिए एज ए सिटीजन हमारा कर्तव्य है कि हम इन रूल्स को फॉलो करें। कम्युनिटी वर्कर का फर्ज है कि उन रूल्स के बारे में वो जाने और अपने आसपास लोगों को जागरूक करें। और अस्पतालों के एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हम लोग हैं, अस्पतालों के अंदर हमने एक हमारी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनी है जिसका कि मैं चेयरमैन होता हूँ एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और डॉक्टर उर्वशी मेरे अस्पताल की मेंबर सेक्रेटरी है इस कमेटी की। सारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स इसके मेंबर होते हैं और हम सारे के सारे लोग कम से कम हर क्वार्टर में एक बार मिल करके जायजा लेते हैं कि हमारे हॉस्पिटल का इन्फेक्शन कंट्रोल कैसा चल रहा है। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इस बात का ध्यान रखता है कि एक मरीज से होने वाली, एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारियां, हेपेटाइटिस बी है या और जो इन्फेक्शंस हैं, वो कितनी आई, उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसका प्रयोजन करते हैं हॉस्पिटल लेवल पर। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ऑफिसर अलग होता है। हमारे पास तरह तरह के इक्विपमेंट होते हैं। तो ये चर्चा हम बाद में करेंगे। जी हाँ। मैं इस स्टेज पर चाहूँगा कि डॉक्टर उर्वशी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं और उनको एम्फेसाइज करें कि उनके क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या किया जाता है उसके अंदर। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स हैं ये 1998 में आए और अमेंडेड मतलब लागू हुए 2000 में। ये रूल्स उन सब लोगों के लिए है जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं और आखिरी तक उसको डिस्पोज करते हैं। ये रूल्स उन सब के लिए है और सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए जहाँ पे ये बायोमेडिकल वेस्ट बनते हैं, जैसे कि नर्सिंग होम, आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बड़े हॉस्पिटल्स, वहाँ पे ये फॉलो होते हैं। और इस रूल के अंदर कूड़ा जहाँ से बना है तक से लेके स्टोर और मूवमेंट, मतलब एक जगह से लेके उसको एक ट्रीटमेंट रूम तक ले जाकर उसको ट्रीट करना, ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं इस रूल के अंदर लागू होते हैं। और कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट 48 आवर्स से ज़्यादा एक जगह पे नहीं रखा जा सकता। उसको वहाँ से लेकर आपका जो स्टोर रूम है जहाँ पे सारे जगह का बायोमेडिकल वेस्ट आता है, वहाँ लेके उसको फाइनल ट्रीटमेंट में करना होता है। इस रूल्स के अंदर सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको बोलते हैं सैग्रीगेशन। सैग्रीगेशन मतलब अलग करना, हर चीज़ को अलग करना। जैसे आपने सिरिंज है, आपने खोला सिरिंज को, जैसे ये सिरिंज है, अब हमें इसको, मुझे यूज़ करना है तो मैंने इसको निकाला और ये सिरिंज में निडल लगा के पेशेंट में यूज़ करूँगी। पर ये जो कवर है, रैपर है, ये नॉर्मल ब्लैक वेस्ट में जा सकता है और ये बायोमेडिकल वेस्ट में जाएगा। तो इसको अलग करना, इसको कहते हैं सैग्रीगेशन। हर वेस्ट को हर जगह पे अलग अलग तरह से अलग करना है, उसको हम सैग्रीगेशन कहते हैं। यानी कि एक ये कहना चाहती हैं डॉक्टर उर्वशी, अगर आप सिरिंज यूज करते हैं उसका कवर अलग से फेंकेंगे और जो सिरिंज है उसको अलग तरह से उसको वेस्ट में डालेंगे, अलग अलग बैग्स में या बिन्स जो भी बने होते हैं। हाँ जी। तो इसका सैग्रीगेशन का मतलब मैं बताना चाह रही थी कि हमारे जो बायोमेडिकल वेस्ट है ये डिवाइड किया गया है नॉन हैजार्डियस वेस्ट जो कि 80% है और बायो हैजार्डियस वेस्ट जो कि 20% है।
और आगे बायो हजार्डस वेस्ट जो इन्फेक्शियस वेस्ट है वो सिर्फ 15% है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पूरा वेस्ट को कुछ परसेंट में डिवाइड किया। उस 100% में सिर्फ इन्फेक्शियस वेस्ट 15% है। तो अगर हम ये 15% इन्फेक्शियस वेस्ट को शुरू में ही अलग अलग सैग्रीगेट कर दें तो हमें ये 15% को जो इन्फेक्शियस है उसको ट्रीट करना आसान होगा। पर अगर हम उसको सैग्रीगेट नहीं करें तो ये इन्फेक्शियस वेस्ट बाकी सारे कूड़े के साथ मिलके 100% इन्फेक्शियस वेस्ट हो जाएगा, जो कि 100% इन्फेक्शियस वेस्ट को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है और आपके पैसा भी लगेगा और टाइम भी लगेगा। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत है कि हम हर इन्फेक्शियस वेस्ट को अलग करें और नॉन इन्फेक्शियस को अलग करें। यानी कि जो 15% वेस्ट है उसका वेस्ट का मैनेज करना हमें ज्यादा आसान है और जो 85% वेस्ट है उसके साथ उसको ना मिक्स किया जाए। जी। तो ये सैग्रीगेशन का इम्पोर्टेंस है। अब इस रूल्स के अंदर रूल के अंदर कुछ कैटेगरीज बनाई है। हर जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हमने 10 कैटेगरी में डाल दिया है। तो हर कैटेगरी को हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। जैसे कि अब ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे आपने एम्पुटेशन किया है तो वो ह्यूमन पार्ट है, प्लासेंटा है, ह्यूमन पार्ट है। फिर एनिमल वेस्ट, तो ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये हो गया इन्फेक्शियस वेस्ट। माइक्रोबायोलॉजी और जो लैब से वेस्ट आता है वो हो गया इन्फेक्शियस वेस्ट। फिर आपकी 4th कैटेगरी है शार्प वेस्ट। इस शार्प वेस्ट में आएगा आपका निडल, एम्प्यूल्स, फिर आपका जो स्कैल्पल ब्लेड है, जब हम कुछ काटते हैं तो ब्लेड जो होता है वो शार्प, कुछ भी शार्प चीज जो जिससे आपको चोट लग सकती है, दैट इज योर शार्प वेस्ट। फिर पांचवा कैटेगरी है आपके साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। फिर 6th है सॉइल वेस्ट। सॉइल वेस्ट का मतलब है कुछ भी वेस्ट जो कि ह्यूमन बॉडी फ्लूइड या ब्लड के साथ सोक्ड हो, जैसे कि आपका कॉटन, बैंडेज जो पस और ब्लड से सोक्ड हो, उसको हम बोलेंगे सॉइल वेस्ट, नॉट सॉलिड। सॉलिड वेस्ट आपका कैटेगरी नंबर 7 आता है। और 8th कैटेगरी है लिक्विड वेस्ट। अब इस लिक्विड वेस्ट में जैसे कि यूरिन कंटेनर है, उसके अंदर यूरिन है, ब्लड है, जब आप ब्लड टेस्टिंग करते हैं तो वो ब्लड है, यूरिन, ब्लड सब इन्फेक्शियस है, तो लिक्विड वेस्ट। 9th इज इंसिनरेशन वेस्ट। जब कुछ सब जल जाता है हम इंसिनरेटर में तो उसको ऐश, इंसिनरेशन ऐश कहते हैं, वो इंसिनरेशन ऐश वेस्ट। और 10th इज केमिकल वेस्ट। तो ये सारी रूल्स के अकॉर्डिंग ये कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट को हमने डिवाइड किया हुआ है। जी। अब हमने हर कूड़े को अलग अलग बिन में डाला है कैटेगरी के हिसाब से। अब पहला वाला देखेंगे, ब्लू और ऊपर ढक्कन रखा है, वो है शार्प वेस्ट के लिए, जहाँ पे आप निडल डालेंगे, स्कैल्पेल डालेंगे, एम्प्यूल डालेंगे, ये शार्प है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप ब्लू कलर का बिन देख सकते हैं, उसके अंदर हम प्लास्टिक का वेस्ट डालेंगे। और जो आपका रेड कलर का वेस्ट है, रेड कलर का बिन है, आप उसके अंदर इन्फेक्शियस वेस्ट डालेंगे, जो कि माइक्रोबायोलॉजी और वो जो बैंडेज आपकी जो सॉइल्ड कॉटन के साथ है वो आप रेड बिन के अंदर डालेंगे। और जो येलो बिन दिख रहा है वो है आपका ह्यूमन पार्ट्स, एनिमल पार्ट्स, जो मैंने आपको शुरू में कैटेगरी नंबर 1, 2 और 3 है। और काला बिन जो आप देख रहे हैं वो है जर्नल वेस्ट। जैसे हमने सैग्रीगेट करेंगे, कोई रैपर है तो आपका काले बिन में जाएगा। ये बिन्स हर हॉस्पिटल में हर जगह लगे होते हैं, तो हमको देखना है कैटेगरी के हिसाब से कि हर ये वाला जो मैंने कूड़ा बनाया है ये कौन से बिन में जाएगा, लाल में जाएगा, पीले में जाएगा या काले में जाएगा। आजकल डॉक्टर साहब क्या ये सारे कलर के बिन्स अवेलेबल हैं हॉस्पिटल? हाँ जी, हर जगह पे ये रूल है। आपको हर नर्सिंग होम में, लैब में, हॉस्पिटल में ये सारे बिन्स आपको मिलेंगे और कैटेगरी के हिसाब से आपको उन सब बिन्स में अपना कूड़ा डालना जी। अभी हमने देखा कि डॉक्टर उर्वशी ने हमें बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स क्या हैं और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, और उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमें किस बिन में कौन सा कूड़ा डालना है।
जब भी आप हॉस्पिटल विजिट करें, जो मैं आपसे पहले भी कहा था कि उस जाकर आप जरूर देखिएगा कि उस हॉस्पिटल में कैसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सेग्रीगेट किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। ये स्टेप्स जानने आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अब मैं डॉक्टर उर्वशी से जानना चाहूंगी कि शार्प वेस्ट क्या होते हैं और वो क्यों हार्मफुल हैं अगर ठीक से उनका मैनेज ना किया जाए। एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे ये शार्प वेस्ट में आपका ये निडल है, निडल और सिरिंज। ये निडल है, आपने एक पेशेंट के अंदर इंसुलिन लगाया और या फिर उसके अंदर से ब्लड लिया, तो ये शार्प निडल आपकी शार्प है। इससे आपको खुद अगर आप इसको ठीक से ट्रीट नहीं करें या इसके ऊपर ठीक से हैंडल ना करें तो आपको चोट लग सकती है जी। इसमें कुछ चीजें आपको स्पेशली सिरिंज और निडल में ध्यान रखना है कि कभी भी हमें ऐसे करके रिकैप नहीं करना है, यानी कि यूज करने के बाद इसका कवर नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें चांसेस क्या होते हैं कि आप जब लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको खुद को चोट लग सकती है, निडल इंजरी, शार्प इंजरी हो सकती है। और ये जो शार्प ऑलरेडी उस पेशेंट से निकला है जो कि कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, तो इसको हम निडल स्ट्रिक इंजरी कहते हैं। इसको हमें निडल को रिकैप नहीं करना चाहिए। एक शार्प का एग्जाम्पल ये है। फिर दूसरा आपका जो एम्प्यूल्स हैं, जब आप इंजेक्शन देते हैं तो एम्प्यूल जो टूटता है वो कांच है, वो एक दूसरा शार्प है। फिर कभी आप ड्रेसिंग करते हैं तो कभी हम कोई फोड़ा है या फोड़ते हैं तो हम एक ब्लेड से फोड़ते हैं, तो वो भी एक शार्प है। तो इन शार्प चीज़ों से आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको उससे चोट ना लगे, क्योंकि आप एक हेल्थ वर्कर हैं। अगर आपको चोट लगेगी तो इन्फेक्शन हो सकता है HIV या हेपेटाइटिस। तो जैसे डॉक्टर उर्वशी आपने बताया कि हमारे डायबिटीज पेशेंट को हमने सिखाया है कि इंसुलिन इंजेक्शन देना है, और जब वो घर में जाते हैं या इंसुलिन सिरिंज यूज करते हैं उसको वो डिस्कार्ड कैसे करेंगे? कोई प्रोसीजर है इसको डिस्ट्रॉय करने का? जैसे कि हेल्थ वर्कर इंसुलिन इंजेक्शन लेके जाएंगे और उनको वहाँ लगाएंगे। जो भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है वो 2 कंटेनर बना सकते हैं, जिसके अंदर आप निडल डाल सकते हैं और बाकी दूसरा आप सिरिंज डाल सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि उन दोनों कंटेनर में आप हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या ब्लीचिंग पाउडर, जो घर में आपको मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं या फिर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, छोटे 2 कंटेनर में। एक कंटेनर में आप निडल डालेंगे, इसको कट करके यहाँ से, जिससे कि ये निडल का जो बेस है ये भी कट जाए और जो सिरिंज का हब है ये भी कट जाए, जिससे आप रीयूज ऑफ सिरिंज को प्रिवेंट कर सकते हैं और आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो एक कंटेनर में आपका निडल चला जाएगा और एक कंटेनर में आपका सिरिंज चला जाएगा। ये ध्यान रखना है कि हमें रीयूज को भी प्रिवेंट करना है और रिकैपिंग को नहीं करना है, और ये नहीं कि आप इसको मोड़ दें या इसको मैनिपुलेट करें। अगर जितना आप मैनिपुलेट करेंगे उससे आपको चांसेस ऑफ इंजरी ज्यादा होगी। तो सबसे आसान काम है कि 2 कंटेनर बनाएं, एक कंटेनर में सिरिंज के लिए निडल के लिए डालें और एक कंटेनर में आप सिरिंज डाल सकते हैं, जिससे यहाँ से काट के। और जब ये इन कंटेनर को आप जो भी आपका सेंटर है वहाँ पे जाके आप ठीक जगह पे जाके डिस्पोज कर सकते हैं, और अगर सेंटर नहीं है तो आप एक गड्ढा बना के ये जो निडल है और सिरिंज वहाँ डाल सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैल जाती है अगर फर्श पे, या कोई ब्लड स्प्लिट हो जाता है, तो उसकी केयर कैसे करी जाए? सपोज आपने पेशेंट का ब्लड लिया और कुछ थोड़ा 2 ड्रॉप या थोड़ा गिर गया, तो आपको क्या करना है कि ब्लीचिंग पाउडर या हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, सपोज 1 ड्रॉप गिरा है तो 2 ड्रॉप सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% उस पर डाल दीजिए, और उसके ऊपर एक ब्लॉटिंग पेपर, न्यूज़पेपर, ब्लॉटिंग पेपर मतलब कुछ भी जो ऑब्जॉर्ब कर ले, तो आप एक न्यूज़पेपर रख सकते हैं या टिश्यू पेपर रख सकते हैं, और उसको आधे घंटे के लिए रख के उसको फिर
ग्लव्स पहन के डिस्कार्ड कर दे, जी। क्योंकि वो जो ब्लड है उसमें हेपेटाइटिस या HIV है या आपका यूरिन गिरा है तो उसमें कोई इन्फेक्शन है, इस हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से वो कीटाणु खत्म हो जाएंगे और आप उसको बाद में उसको फेंक सकते हैं। जी। मैं अब डॉक्टर विजय राय से पूछना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे कम्युनिटी वर्कर ऐसे भी हैं जो कम्युनिटी में काम करते हैं जिनका कोई भी लिंक नहीं है किसी सेंटर के साथ या हॉस्पिटल के साथ, और वो परिवार में सोशल वर्क या NGO के साथ करते हैं, तो वो बायोमेडिकल वेस्ट कैसे उसको मैनेज करेंगे और उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं? कोई भी कम्युनिटी वर्कर को कभी कभी मन में ये भावना आती है कि मैं तो बहुत कम मात्रा के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, या जैसे मैंने तो सिर्फ ये 3 नीडल ही इस पूरे दिन में इस्तेमाल करी, तो ऐसे मन में उसकी भावना आ सकती है कि ये इतना वेस्ट कम है, चलो मैं इसको कहीं फेंक ना दूं। जैसा डॉक्टर उर्वशी ने बताया कि हर कम्युनिटी वर्कर को अपने पास जो बॉक्स है, एक तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि बॉक्स कैसा होना चाहिए। बॉक्स प्लास्टिक का हो जिसमें आसानी से जो नीडल आपने डाली है उसमें छेद न कर सके, ऐसा मटेरियल हो, उसके हार्ड होना चाहिए, उसके ऊपर ढक्कन हो। जी। फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट कभी कभी हो सकता है गांव में, रूरल एरियाज में आसानी से ना मिले। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर आसानी से मिल जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने का तरीका है कि इसका 1 to 5% सॉल्यूशन बनना चाहिए। तो 1 to 5% का मतलब है कि हर 100 मिलीलीटर के पीछे 1 से 5 ग्राम मान के चलिए। तो आप समझिए कि 100 ml अगर आपको बनाना है या 1 लीटर बनाना है तो उसमें 50 ग्राम आपको डालना होगा ब्लीचिंग पाउडर। ये रेशियो जरूरी है जिससे कि आपका जो तरीका है वो कारगर हो सके। फिर 1 दिन का बनाया हुआ ब्लीचिंग पाउडर आपको कुछ घंटे में इस्तेमाल करना होगा। 24 घंटे में यूज करना होता है डॉक्टर साहब, या उससे भी कम? प्रेफरेबली उससे कम। 8 घंटे के अंदर ब्लीचिंग पाउडर का आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार फ्रेश बनाइए। इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है, लेकिन प्रिकॉशन जरूरी है। और डॉक्टर साहब हाइपोक्लोराइड के लिए फिर क्या प्रोपोर्शन है और कितनी देर यूज करना चाहिए? वो हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो सोल्यूशन है वो बना बनाया मार्केट में मिलता है 1%। जी। अगर आप चाहें तो केमिस्ट से या केमिकल ग्रेड का आपके पास हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन आपको मार्केट में डब्बे में मिल सकता है। बनाने के लिए थोड़ा बहुत मेजरमेंट जरूरी है। बेहतर है कम्युनिटी वर्कर या तो जहां से ले वहीं पर उनसे मेजर करा के उतनी पुड़िया बनवा ले। जी। ठीक है, या बल्क में बनाए और उसके बाद कई लोग वर्कर लोग मिलकर के बांट लें। कई तरीके हैं। अपने सेंटर में या हॉस्पिटल में जो पॉलिसी फॉलो करते हैं। जी हाँ। और अगर आप सेंटर में हैं, PHC में है, या अगर आप हॉस्पिटल में है, नर्सिंग होम में है, पॉलीक्लिनिक में है, वहां आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर एज ए पॉलिसी सारे अस्पतालों के अंदर ये आपको उपलब्ध मिलेगा। क्योंकि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी दिल्ली में और CPCB की ब्रांचेस हर स्टेट के अंदर इस चीज को इन्फोर्स करती हैं कि हर अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पूरा इंतजाम हो। डॉक्टर साहब कम्युनिटी वर्कर इसको थ्रो कहाँ करेगा? हाइपोक्लोराइड में उन्होंने डाल दिया, उसके बाद फिर इस वेस्ट को क्या करेगा? एक बार जब वेस्ट आपने स्टेराइल कर दी, अगर आपने उसको डिसइंफेक्ट कर दिया आधे घंटे ट्रीट करने के बाद, अब वो ऑर्डिनरी वेस्ट बन गई। अब उस वेस्ट को आपको अलग से डिस्पोज की आवश्यकता नहीं है। अब आप उसको चाहे तो म्यूनिसिपैलिटी के ढलाव में या जहां आप कूड़ा रखते हैं वहां डाल दें। हाँ, शार्प के बारे में ये डॉक्टर उर्वशी ने बताया कि उसे आपने फेंकना नहीं है, वो क्योंकि लोगों को चुभ सकता है। उसे आपने, अगर आप अस्पताल में हैं, PHC में है तो वहां ले जाइए। अगर आपके आसपास PHC नहीं है तो उसे गड्ढे में गाड़ दीजिए। अपने आप ही नेचर में ही वो अपने आप थोड़े में खत्म हो जाएगा गड्ढा, लेकिन सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए, गहरा होना चाहिए जिससे कि बच्चे खेलते खेलते उसको निकाल ना सके। वो सिर्फ ऐसी सिचुएशन में है जहां आपके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होगा। जी। डॉक्टर उर्वशी, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहूंगी। कुछ ऐसी प्रिकॉशंस है जिसे हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस कहते हैं, जो हर हेल्थ वर्कर को फॉलो करनी होती है। क्या आप थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या है? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस ये प्रिकॉशंस हैं जो कि हर हेल्थ वर्कर या फिर डॉक्टर या नर्स, सबको, जो भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं या देख रहे हैं, उनको ये फॉलो करनी चाहिए। ये इसलिए बने हैं क्योंकि हमें देखना है कि जो भी पेशेंट आया वो इन्फेक्शियस है। हमें ये नहीं सोचना कि ये ऐसे ही है, केयर फ्री नहीं रहना। जो भी पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं उसको हमें इन्फेक्शियस ही लेना है। हर ब्लड सैंपल इन्फेक्शियस है।
जाने या रिपोर्ट पता हो या नहीं पता हो कि वो HIV है या हेपेटाइटिस है, पर आपको कंसिडर करना है कि हर पेशेंट इन्फेक्शियस है, हर ब्लड सैंपल या जो भी सैंपल है वो इन्फेक्शियस है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिकॉशंस हैं हेल्थ वर्कर को अपने आप को उस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके लिए आपको हैंड हाइजीन है, हमेशा हाथ धो के पेशेंट को टच करें, पेशेंट को टच करने के या ट्रीटमेंट करने के बाद फिर से हाथ धोए, ग्लव्स पहने जब और जहां ज़रूरत हो, केयर फ्री नहीं होना चाहिए कि छोड़ो ऐसे ही कर दी ड्रेसिंग बिना ग्लव्स पहने, मास्क पहने, गाउन आपका जो एप्रन है उससे पहने, जिससे कि अगर कोई ब्लड गिरता है या कुछ होता है तो आपके कपड़े प्रोटेक्ट होते हैं, मास्क पहनने से आपका माउथ प्रोटेक्ट होता है, तो ये ग्लव्स पहनने से आपके हैंड्स प्रोटेक्ट होते हैं। तो ये यूनिवर्सल प्रिकॉशन है। फिर आपके लिए मैंने आपको पहले भी बताया, अवॉइड रीकैपिंग, मतलब आप शार्प जो भी है शार्प के साथ मैनिपुलेट नहीं करें, तो उससे ये भी प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आप प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन को। फिर जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, डिसइंफेक्ट द इक्विपमेंट, कुछ भी आपने यूज किया है उसको डिसइंफेक्ट करिए, ये भी एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन का पॉइंट है। फिर प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजेबल, उससे और शार्प का डिस्पोजल, ये भी एक प्रिकॉशन है जिससे कि आप प्रिवेंट करेंगे अपने और आसपास के एनवायरनमेंट को इन्फेक्शन देने से। फिर रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप बैठते हैं, काम करते हैं या पेशेंट की ड्रेसिंग करते हैं, वो एरिया को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं। यानी कि हर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, उन सबको इस यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर राय, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक की बातचीत हमने करी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, और खासकर कि शार्प जो हमारा यूज होता है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो है हमारा वर्कर क्या लेकर जाए अपने घर, ताकि वो जहां भी काम करे उसको फॉलो करे। ये जो संदेश है उसको देने से पहले एक छोटी सी थोड़ी जो जानकारी मैं समझता हूँ रह गई है देनी, वो ये थी कि हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड के आगे डिस्पोजल क्या होता है ये नहीं बताया जी। तो इसके बारे में कहना चाहूँगा कि अस्पतालों में इन्फेक्शस डिजीज या जो इन्फेक्शस वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ ऑटोक्लेव लगे हुए हैं। ये इंडस्ट्रियल ऑटोक्लेव, बड़े बड़े ऑटोक्लेव्स हैं जहाँ की स्टीम को अंडर प्रेशर करीबन समझ लीजिए काफ़ी हैवी प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर हम उसको ऑटोक्लेव करते हैं, जिससे पूरी की पूरी वेस्ट, पूरा लॉट जो है स्टराइल हो जाता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से एक काफ़ी बड़ा प्लांट, इंसिनरेशन प्लांट जो है दिल्ली के सभी स्टेट्स में लगा है, हर स्टेट में लगा है, और उसके अंदर इंसिनरेशन का मतलब है कि हम उसको जला देते हैं। वो जो वेस्ट, जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डॉक्टर उर्वशी ने बताई थी, या ऐसी वेस्ट जो ऑटोक्लेव जहाँ नहीं है, इन्फेक्शस वेस्ट है, उनको हम रेड बैग में जो कलेक्ट करते हैं उनको हम सबको इंसिनरेट कर देते हैं। और ये इंसिनरेशन जो है शहर के बाहर लगे होते हैं और उनके अंदर काफ़ी है 1100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उनको जला दिया जाता है। इस जानकारी के बाद में आता हूँ संदेश के ऊपर जो नीरजा जी ने कहा था। पहली चीज़ मैं व्यूअर से कहूँगा कि वो ये विश्वास रखें कि मूलभूत सिद्धांत है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये सारे के सारे जो BMW का जो एक्ट है, जो रूल्स हैं, ये इसी सिद्धांत पे बेस्ड है कि अगर मैंने वेस्ट को ठीक से मैनेज कर लिया तो मैं बीमारी को प्रिवेंट कर रहा हूँ, बीमारी को फैलने से बचा रहा हूँ। तो पहला सिद्धांत तो ये है कि प्रिवेंशन करनी है। दूसरा सिद्धांत कि ये प्रिवेंशन सिर्फ सरकार करे या कोई और करे, ये नहीं। संदेश ये है कि जो व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति को बायोमेडिकल वेस्ट कहीं न कहीं देखने को मिल रही है, वो उसके अंदर वो भी शरीक हो और वो भी अपने आप को एक एक्टिव सिटीजन की तरह से इसको योगदान करे, क्योंकि अब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट लॉ ऑफ द लैंड है। ये एक एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक कानून है इस देश को, और उस कानून का पालन करना हर सिटीजन का कर्तव्य है। और चौथी चीज़ मैं अंतिम ये कहूँगा कि वेस्ट मैनेजमेंट
के सिद्धांतों को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे स्प्रेड कीजिए। अगर आपको कोई भी व्यक्ति, चाहे पेशेंट है, पेशेंट का रिलेटिव है, कहीं किसी स्टेज पर अगर कोई व्यक्ति मिलता है जिसे नहीं पता, तो हमारा इस कम्युनिटी वर्कर इस जानकारी को आगे स्प्रेड करें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आकर हमारे स्टूडेंट्स को और व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। सिर्फ ये नहीं कि हेल्थ वर्कर के लिए और पब्लिक के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही जरूरी है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे हेल्थ वर्कर जहां भी जाएंगे इन सब रूल्स का पालन करेंगे। अगर वो नहीं उनको जानकारी है तो वो जिस इंस्टीट्यूशन में भी जाएंगे एक बार वहां जाके ये जरूर देखेंगे कि वहां जब बायोमेडिकल वेस्ट कैसे मैनेज किया जा रहा है और उसको वो फॉलो करेंगे और जाकर पब्लिक में भी इसकी इम्पोर्टेंस की बताएंगे, प्लस अपने को-वर्कर्स जो उनके साथ काम करते हैं उनको भी इसकी अहमियत के बारे में विषय में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।